हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो आपका ईबीएस का जो आपकी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ की जो आपकी ईवीएस की जो एनसीईआरटी आती है उसको हम टोटल कवर करने वाले हैं इस एक वीडियो में। और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो हम इसको 2 पार्ट में 100% कवर करेंगे। और इसके साथ मैं देखो एक बार आपको दिखा देती हूँ, इसके साथ आपके देखो किस तरीके से, मतलब देखो जब आप ज़्यादातर चीज़ों को क्या करते हो, इमेज फॉर्म में देखते हो तो चीज़ें आपको बेहतर याद रहती हैं। और ये 100% ऑथेंटिक कंटेंट है आपका, जो कि आपका पेपर में हमेशा आता है। हर बार इसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये जो यहाँ पे एक एक लाइन लिखी हुई है, इन सबसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये देखिए, जैसे बांस से बना पुल है तो कहाँ पे बनता है, असम में किस तरीके के घर यूज़ होते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं, आप देख पा रहे होंगे। और फटाफट इसको कवर करेंगे ये एक, और इसके बाद कुछ नोट्स भी हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते रहते हैं, ओके। और ये जो आपका पीडीएफ है ये आपका ऑलरेडी टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप मुझे मैसेज करना वहाँ पे तो मैं इसको सेकेंड टाइम भी वहाँ पे डाल दूंगी, ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट अपना रिवीजन, क्योंकि आपका पेपर एकदम सिर पे है। और इस टाइम पे आपको रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सक्सेस दिलाएगा। तो किसी चीज़ के पीछे मत भागिए, ओनली रिवीजन। कोई भी नई चीज़ इस टाइम पे नहीं पढ़ना। मैंने वीडियो बनाया था कल, बहुत प्यार मिला आप सभी लोगों का, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। और उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो बच्चे कर देते हैं, 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और आपको 100% अपना पेपर क्लियर करना है, क्योंकि जब तक ये पेपर क्लियर नहीं होगा तो आगे के रास्ते आपके लिए तब तक नहीं खुलने वाले, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके थोड़ा कट गया है। ये यहाँ पे आपकी जो चिड़िया होती है ये कौन सी होती है, रॉबिन जो पक्षी यानी कि जो चिड़िया होती है आपकी, वो क्या करती है, पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। जैसे कि टहनी हो गई, जड़ें हो गई, ऊन हो गए, बाल हो गए, रुई होगी। तो इस तरीके से ये क्या करती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से इसने पत्थरों के बीच में खद्दराज में इस तरीके से घोंसला बनाती है। तो ये कौन सी चिड़िया होती है आपकी, रॉबिन चिड़िया होती है। क्वेश्चन देखो आपने प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से कर रखा है और आपने इसमें देखा होगा। तो मैं क्वेश्चन डिस्कस अभी नहीं करूंगी, क्योंकि आप सभी को पता है 100% की क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ओके। तो इस तरीके से आपको ये वाली दे देगा कि टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई का जो इस्तेमाल करती है वो कौन सी चिड़िया करती है, इस तरीके से आपको दे देगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ों को सुनना है। अगर आप प्रॉपर इसे नोट तो नहीं करना इस टाइम पे, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप बस ध्यान से लीड लगा के। और जैसे भी अगर आप अपना काम करते करते भी चाहें, क्योंकि मैं रिवीजन अपना बहुत, क्योंकि हम लोगों के पास सभी के पास यार काम तो हो ही जाता है, तो अपना काम करते करते भी मैं इस तरीके से बोलूँगी कि आप उसका रिवीजन 100% हो जाए, ओके। तो करते रहिएगा। यह उसका नंबर सेकेंड है आपका कौवा। क्या है, कौवा। यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, ओके। तो सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, आपका कौवा बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और टहनियाँ होती हैं, ओके। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है, यानी कि जो कौवा घोंसला बनाता है उसमें अंडे कौन देता है, कोयल अंडे देती है, ओके। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। उसके बाद आपकी एक आती है दर्जिन चिड़िया, यानी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बना लेती है। यानी कि ये क्या करती है, पत्तों को सिल देती है। और उस तरीके से देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या करता है, ये उससे अपने घोंसले को बना लेती है, ओके। उसके बाद आपका आता है वीवर, यानी कि नर पक्षी। घोंसला बनाता है तथा मादा उसी से उसे वापस, मतलब यानी कि भगा देती है। तो इस तरीके का होता है, ये अपना घोंसला बनाता है और मादा जो चिड़िया होती है वो इसे यहाँ से भगा देती है। उसके बाद आपका होगा फाख्ता पक्षी। तो फाख्ता जो आपका पक्षी है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के जो यानी कि मेहंदी के पेड़ में या कैक्टस के पेड़ में, वहां पे क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका है कैक्टस, ओके। उसके बाद है गौरैया और कबूतर। आपने बहुत देखा होगा, गौरैया चिड़िया भी पहले हमारे पुराने घरों में खूब अच्छे से पाई जाती थी। मेरे पुराने घर में तो मिलती थी, आपका पता नहीं है मुझे। और कबूतर तो अभी भी आपको जहाँ नहीं वहाँ मिल ही जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, पुराने मकान, अलमारी के पीछे, छत, इस तरीके से ये लोग अपने क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं। तो इनको जहाँ कहाँ अच्छा लगता है अगर है ना, घरों में, है ना। उसके बाद ये देखो आपको कटफोड़वा दिख रहा होगा, ये इस तरीके से ये क्या करता है,
ये आपका है कठफोड़वा। ये क्या करता है, लकड़ी को मतलब छेद कर देता है पेड़ के अंदर ही और उसी में घोंसला बना देता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तरह तरह के आपको घोंसले यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, ये देखो। उसके बाद है पक्षियों के पंख। ये पॉइंट्स हैं, इनको ऐसे ही सुनते जाओ, क्योंकि देखो रिवीजन मल्टीपल टाइम्स आप करोगे तभी आपकी चीज़ें दिमाग में रहने वाली हैं। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। यानी कि जो पक्षियों के पंख होते हैं वो सर्दी गर्मी से बचने के लिए, है ना, रूपांतरित और उड़ने के लिए, दो काम के लिए आते हैं, है ना। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। जो पक्षियों की जो चोंच होती है उसमें क्या नहीं होता है, उसमें दांत नहीं होते हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता, यह प्रवास पर जाते हैं, यह समतापी प्राणी होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, है ना। उसके बाद है आपका गौरैया, फाख्ता, शक्कर खोड़ा जोड़े में रहते हैं। ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। ये तीनों अपना क्या करते हैं, घोंसला स्वयं बनाते हैं। एमो, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। पक्षी आपने देखे होंगे ज़्यादातर उड़ते हैं, लेकिन ये जो आपके हैं एमो, कीवी, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, तो ये आपके क्या है, ना उड़ने वाले पक्षी हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ना उड़ने वाले पक्षियों में कौन शामिल नहीं है, तो 3 ये दे देगा, एक कोई और दे देगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन वहां पे पूछ लिए जाएंगे। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं अप्रैल महीने में। यानी कि वैसे तो पक्षी इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें अंडे देने होते हैं तब वो क्या करते हैं, घोंसला कब बनाते हैं, अप्रैल महीने में। उसके बाद पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है, तभी तो वो इतनी ऊंचाई तक उड़ पाते हैं, है ना। पक्षी एक ही समय में 2 आंखों से 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। यानी कि 2 आंखों से एक समय पर 2 साइड कौन देख सकता है, तो आपके पक्षी देख सकते हैं। पक्षी देखने हेतु तो अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। यानी कि क्योंकि आपने देखा होगा पक्षियों की ज्यादातर गोल आंखें होती हैं, तो वो घुमाने की जगह ही नहीं होती उसमें, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी गर्दन को घुमाते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए। ओके, चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं। सारे के सारे एक एक पॉइंट से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। मुझे पता है आपने ये पढ़ भी रखा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे, ताकि अगर आप भूल गए हो चीज़ों को तो फिर से आपको याद आ जाए। ओके, उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट देखेंगे भाग 2। यानी कि फिर से हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले स्तनधारी के रूप में किया गया था। सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहते हैं, जानवर ही कहते हैं। ओके, उसके बाद है जानवरों की विशेषता, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। अब अभी तक हमने पक्षियों के बारे में देखा था, अब हम किसके बारे में देखेंगे, जानवरों के बारे में देखेंगे। जैसे कि हाथी, तो हाथी से 100% आपका देखो, अब जैसे कि आपसे 4 ऑप्शन बना दिए, 1 2 है, 3 2, इस तरीके से जो पूछे जाते हैं उसमें यहीं से स्टेटमेंट्स उठाए जाते हैं आपके सीधे सीधे। हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस ईयर उसमें क्या लिखा था यहाँ पे, कि एक हाथी जो है वो 200 केजी पत्तियां खाता है। यहीं पे अगर बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो वो उसको सही कर देगा और वहीं पे उसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है, यानी कि जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो क्या होती है, हेड होती है किसी भी झुंड की। ओके, उसके बाद है 10 से 12 हाथी, एक मतलब 10 से 12 हाथी के बच्चे एक झुंड में रहते हैं। यानी कि चिल्ड्रन ऑफ 10 ऑफ 12 एलिफेंट्स लिव इन हर्ड्स। हर्ड्स मतलब होता है झुंड में। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। ओके, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, देखो 3 महीने के जो हाथी का बच्चा होता है उसका 200 किलो वजन होता है, लेकिन जो हाथी आपका पर डे पत्तियां खाता है वो 100 किलो खाता है। ठीक है, हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। हाथी को पसीना नहीं आता, वह पृथ्वी स्थल वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी होते हैं। ओके, चलेंगे नेक्स्ट पर। उसके बाद आपकी सांप से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। सांप की विशेषताएं, भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ओके, कौन सा, नाग जिसको कि कोबरा कहते हैं, दुबोइया, ओके, करैत और अफाई। तो ये 4 आपको दिख रहे होंगे इसमें, ये आपके यहाँ क्या पाए जाते हैं, ये आपके यहाँ
जो जहरीले सांप हैं उनमें ये पाए जाते हैं। आपसे कोई एक और दे देगा, वहाँ पे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा जहरीला सांप नहीं है। अब सांप के बारे में हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से ही बनती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मतलब जब किसी को सांप वगैरह काट लेता है तो कहते हैं कि सांप को ही वापस बुलाओ, है ना। तो इस तरीके से, और किसी की मतलब इनकी जो दवा वगैरह है उनके सांप के जहर से ही बनती है। सांप के दो खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है, यानी कि सांप के दो खोखले दांत होते हैं। ओके। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। ओके। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है। ये हमें सभी को नहीं पता था, है ना। देखो किस तरीके से, ये देखो इनके दांत हैं आगे के, और इस तरीके से भी दिखाए गए। उसके बाद है गिलहरी के बारे में। तो गिलहरी के आपसे देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऐसे कौन से जंतु हैं या जानवर हैं जो कि उनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वो मतलब इस वजह से क्या करते हैं, चीज़ों को कुतरते रहते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन, अभी मैंने प्रीवियस कराया था उसमें मैंने देखा था ये वाला, तो उसमें ऑप्शन थे गिलहरी और कौवा, मतलब इस तरीके से मिक्स करके दिए थे। तो जो उसका ऑप्शन सही था वो आपका था गिलहरी एंड चूहा। ओके। स्क्वेरल एंड रैट। तो आपका गिलहरी और चूहा ये दो ऐसे हैं जिनको चीज़ों को कुतरते रहते हैं क्योंकि इनके आगे के दांत क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। अब आपको देखो इसमें दिख रहा होगा स्लॉथ, इससे भी 100% आपका क्वेश्चन फंसेगा। स्लॉथ कैसा होता है, भालू जैसा जानवर होता है। ये 18 घंटे, ये मतलब बहुत आलसी होता है और ये 40 वर्ष तक जीता है। कितने वर्ष तक, 18 घंटे दिन में सोता रहता है। जब इसको भूख लगती है तो ये जाके पत्तियां खा लेता है, फिर से ये उल्टा लटक के अपना सो जाता है। यह अपने पूरी जिंदगी में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है। ओके। इस तरीके से ये जो टर्म्स इसमें दिए, 18 घंटे सोता है, 40 वर्ष तक जीता है, ये आपको क्या करने हैं, थोड़ा सा अपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। यानी कि वो अपने शिकार का पता कैसे लगाता है, अपनी मूंछों के कंपन से। इसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है ना। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं। ये तो आपने हर जानवर में देखा होगा कि जानवर अपना कुछ एरिया डिसाइड करके रखते हैं, चाहे फिर वो कुत्ते हों बाघ हों, तो वो अपने मूत्र से अपनी जो रेखा होती है उसको बना के रखते हैं। अगर कोई दूसरा आता है तो वो उसे पहचान जाते हैं। उसके बाद है बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यानी कि बाघ की जो देखने की क्षमता होती है अंधेरे में, वो कितनी होती है, हमसे 6 गुना ज्यादा होती है। ओके। कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, इनके छेद जैसे कान होते हैं। यानी कि कान सुनने में मदद करते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन जो देखो पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ, इनके भी कान होते हैं लेकिन क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, बाहरी कान नहीं होते इनके। अंडे देने वाले देखो जितने भी अंडे देंगे उनके कान क्या होंगे, बाहर आपको नहीं दिखेंगे। और जितने भी बच्चे देने वाले होते हैं उनके कान क्या हैं, बाहर आपको दिखाई पड़ते हैं। अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते, वह शरीर पर बाल नहीं होते। बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं यहाँ पे, जरायुज और अंडे। ठीक है, इस ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। तो ये क्या हो गई, दोनों अपोजिट, मतलब इनकी डेफिनेशंस हो गई कि उनके कान होते हैं तो वो कौन से होते हैं, स्तनधारी होते हैं और वो बच्चों को जन्म देते हैं। ओके। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े और चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। बाद है कंगारू और चूहा, यानी कि दो आपके ऐसे हैं जो कि कभी पानी नहीं पीते। अपनी पूरी लाइफ में पानी कौन नहीं पीता है, तो कंगारू और चूहा। छिपकली, मेढक, सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। यानी कि छिपकली, मेढक और सर्प, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये चले जाते हैं कहाँ पे, शीत निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि सर्दियों में सोने चले जाते होंगे। उसके बाद है गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे,
तथा शेर आपके क्या करते हैं, 8 घंटे तक सोते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ से सीधा सीधा ये सीधे सीधे आपके फैक्ट्स हैं बेटा, इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। ओके। उसके बाद है, सांपों को नचाने वालों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नृत्य आपका कहाँ का फेमस है, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य वहाँ पे बहुत फेमस है। कालबेलिया लोग सांप को डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। भाई सांप में वो निपुण है तो सांप को ही देंगे। उसके बाद देखो आपका एक टॉपिक आता है, बांस मतलब पुल, यानी कि घर जिस तरीके से बने होते, कहाँ कहाँ पे किस तरीके के, तो देखेंगे हम बांस से बना पुल, यानी कि जो बम्बू ब्रिज होता है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ पानी घुटनों तक भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो ये जो आपका पुल बनता है, ये कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, ये आपका असम में। कहाँ बनता है, असम में इस तरीके का बनता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है बहुत ज़्यादा, है ना। आप सभी को पता होगा वहाँ का मौसिनराम और जो चेरापूंजी है बारिश के लिए क्या है, वर्ल्ड फेमस है। उसके बाद है ट्रॉली, यानी कि जहाँ पे पर्वत वगैरह होते, पहाड़ होते हैं, तो पर्वत वगैरह कहाँ होते हैं, लद्दाख में। यहाँ पे यूज क्या होता है आपका, स्कूल जाने के लिए ट्रॉली यूज होती है। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खुली और गहरी नदी, नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों और पेड़ों से कसकर बांधी जाती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होती है, पुली की मदद से इस रस्सी को सरकाते हैं हम। 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। ओके, तो ये कहाँ का है आपका, ये देखो आपको दिख भी रहा होगा, लद्दाख से, है ना। बल्लम यानी कि एक प्रकार की लंबी सी नाव होती है जो कि आपकी केरला में यूज होती है। तो केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए लकड़ी की बनी छोटी नाव को यूज करते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, बल्लम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बल्लम किसे कहते हैं, और यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, गाड़ी यानी कि कैमल कार्ट। कैमल कार्ट कहाँ पे यूज होती है, क्योंकि रेगिस्तान में, जो रेगिस्तान का मतलब राजा है वो कौन है, ऊंट होता है जानवरों में। तो गाड़ी चलती, क्योंकि वहाँ पे और कोई जानवर इतनी मतलब धूप में, इतनी रेत में सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ऊंट वहाँ पे रहते हैं और उन्हीं से गाड़ी बना के इधर उधर जाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो क्या आप क्या कर सकते हो, जैसे जहाँ की जो चीज़ फेमस है उस चीज़ से कनेक्ट करके भी चीज़ों को समझ सकते हो। उसके बाद है बैलगाड़ी, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, विलेज इन द प्लेन्स जहाँ पे, तो वहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो बैलगाड़ी का। ओके, जुगाड़ जहाँ कहाँ चलता है, ये आपका चलता है गुजरात में। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, ये फटफट कर कर चलती हुई है ना, शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। ओके, तो जुगाड़ का यूज कहाँ करते हैं, गुजरात में। चलेंगे नेक्स्ट, देखेंगे हम जंगल से जाते बच्चे, यानी कि ये वो स्ट्रगल दिखाया गया है बच्चों का, कि पूरे इंडिया में बच्चे किस किस तरीके से मतलब पढ़ने के लिए जो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को बताया गया है। वहीं से आपकी ये जो एनसीईआरटी में चैप्टर दिए गए हैं, उन्हीं के कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाजें नहीं देती हैं। ओके, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, ऐसे रास्ते कहाँ होते हैं आपके, उत्तराखंड में। यानी कि इन्होंने हर जगह पे जो भी सिचुएशन होती है, बच्चे किस तरीके से वहाँ पे जाते हैं, उनको दिखाया है। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ से दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदान शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। ओके, उसके बाद है आपका पौधे, यानी कि पौधों की विशेषताएं। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। अब आपने प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में जल का यूज करके पौधे जो कार्बन डाई से क्रिया करके आपकी जो भोजन बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ओके, तो आपने देखा होगा पानी डालो तो पौधे एकदम से कैसे हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से इस तरीके से ही बनते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस किस की आवश्यकता होगी, है ना। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण आपका पाया जाता है। दोनों पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, यानी कि पौधों से क्या क्या निकलता है, दिन में आपकी ऑक्सीजन निकलती है और रात में
कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं। ओके, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक से 100% आपका क्वेश्चन फंसता है। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं, क्योंकि रेगिस्तान में देखो पानी मिलता नहीं है तो पत्तियां वगैरह नहीं, झाड़ी टाइप हो जाते हैं पौधे, और इसकी जड़ें क्या होती हैं, बहुत ही अंदर तक होती हैं। तो जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः पाया जाता है, जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। इसके तने में पानी इकट्ठा होता है जिसको कि लोग पाइप लगा के मतलब उसमें से निकाल भी लेते हैं। ओके, आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा पौधा है जिसके तने में पानी इकट्ठा होता है और वहां पे लोग उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, आपको सूखे पत्तों से चित्र, यानी कि आपका यहाँ पर देखो बताया गया है, विष्णु चिंचलाकर इंदौर मध्य प्रदेश के सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। यानी कि सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए कौन फेमस है, तो विष्णु चिंचलाकर। ओके, आता है एक टॉपिक मधुबनी कला। तो ये कहाँ की फेमस है, बिहार की फेमस है। मधुबनी कला, चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले सैफैली की है। ओके, उसमें चावल के घोल में रंग नील हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों व अन्य जंतुओं को साथ रखकर चित्र बनाए जाते हैं। बाद आपका आता है परागकण। क्या आता है, परागकण। तो परागकण क्या होता है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें पराग कहते हैं। परागकण पाउडर जैसे होते हैं। परागकण प्रक्रिया द्वारा जिसके मतलब परागकण से किस क्या होता है, पौधों का प्रजनन किया जाता है। ओके, जिससे कि आपके नए पौधे जन्म लेते हैं। उसके बाद बरगद के पेड़ की कुछ जो इम्पोर्टेंस है उसको देख लेते हैं हम। बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती रहती हैं। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। ओके, यानी कि आपसे पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जो 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है, तो वो आपका है बरगद। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं वो है, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में तथा केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। ओके, उसके बाद दवा में प्रयोग होने वाले फूल गुलाब, केसर, अजवाइन, स्पर्म, गंधा, अर्जुन है। इत्र व कबेड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं। इत्र व कबेड़ा गुलाब से बनते हैं। किससे बनते हैं, चमेली और गुलाब। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्थ होता है, यह आश्वन विधि से बनाया जाता है। रात में खिलने वाले फूल सफेद व सुगंधित होते हैं। नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता। यानी कि ऐसे कौन से वृक्ष हैं जिसमें कि आपका कीड़ा नहीं लगता, तो वो है आपके नीम, कीकर व खेजड़ी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे बरगद का वृक्ष, यानी कि जिसको बनियान ट्री कहते हैं। बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। यानी कि आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा वृक्ष होता है जिसकी जड़ें उस पेड़ को सहारा देती हैं, तो वो आपका वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बरगद का वृक्ष। ओके, उसके बाद है बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। देखेंगे हम अपना नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु क्या है आपके लिए याद करें, यानी कि जो फूलों की आपकी घाटी है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनती है, यूपी में बनती है। ध्यान रखना इसको, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तथा केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। ये आपका जो हम खाते हैं और पकाते हैं, इस तरीके से आपका एक लेसन दिया हुआ है, उसमें वहां से आपका ये पूछा गया है। ओके, यानी कि सब्जी यूपी में का किसकी बनती है, कचनार के फूल की। केले के फूलों की सब्जी केरल में, क्योंकि आपने देखा होगा मूवी वगैरह में भी, क्योंकि केरल में क्या होता है, केरल में बहुत ज़्यादा नारियल और केले ये सारी चीज़, केला ऐसा एक पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पे केले के पौधे, वहाँ पे लोग खाना भी खाते हैं केले के पत्ते पे रख कर। ओके, उसके बाद है महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनते हैं। दवा में प्रयोग होने वाले फूल गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा और अर्जुन है। यानी कि जो दवा में यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, गुलाब है, केसर है, अजवाइन है, सर्पगंधा और अर्जुन के पेड़ हैं। इत्र व कबेड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं। यानी कि जो इत्र कहते हैं, जैसे कि इत्र नगरी किसे कहते हैं, तो कन्नौज जो कि मेरी होम टाउन है। ओके,
तो यहाँ पे आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र नगरी के लिए मशहूर है, इत्र के लिए बहुत ही फेमस है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्थ होता है यह आश्वन विधि से बनाया जाता है, यानी कि इत्र को जो बनाने के लिए कौन सी विधि यूज होती है आपकी, आश्वन विधि। ओके, रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा रात में जो फूल खिलते हैं, बेला आपका रात में खिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशबू देता है, तो यानी कि रात में वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, रात में जो फूल खिलते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत सफ़ेद और सुगंधित होते हैं। नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता, यानी कि तो आप सभी को पता है कि नीम के पेड़ में तो जहाँ आपको कीड़े लग गए हों वहाँ भी रख दो तो वो भग जाएंगे। तो नीम, कीकर व खेजड़ी के पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें कि कीड़ा आपका नहीं लगता है। ओके, उसके बाद आप सभी को पता होगा गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू के रस के इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है, यानी कि अगर आपको सर्दियों में त्वचा की फटने की प्रॉब्लम है तो आप इन सब का यूज भी कर सकते हो। पीपल का पौधा मकान की दीवार पर उग जाता है, ये कहाँ से, ये सीधे सीधे आपके एनसीईआरटी से पॉइंट्स, जैसे जैसे वहाँ पे स्टोरी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वहाँ से पॉइंट्स उठा के लिए गए हैं। केरल को मसालों का राज्य कहते हैं, यानी कि मसालों का राज्य किसे कहते हैं, केरल। उसके बाद पौधे पार्ट 2 में देखेंगे हम। खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष आपके कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। सन 1731 में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया, यानी कि 363 ये लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे ये लोग पेड़ों से चिपक गए थे और उसके बाद भी मतलब महाराज जो थे वहाँ के, उन्होंने कटवा दिए थे इन पेड़ों को। तो इसलिए अमृता बिश्नोई जो है, अमृता देवी बिश्नोई, इनकी कहानी आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, इसलिए आपका ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आपसे कुछ नहीं तो आपसे यही पूछा जाएगा कि खेजड़ी के पेड़ हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो कहाँ होते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्टार्ट किया, यानी कि इनके सम्मान में क्या किया कि राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जाता है वो इनके नाम पे दिया जाता है। इनकी छाल दवा के काम हेतु प्रयोग होती, किसकी, खेजड़ी के वृक्ष की। इसकी लकड़ी में भी कीड़ा नहीं लगता, अभी हमने पढ़ा था। बात क्या है इसमें, इसकी फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है ना। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं, यह खेजड़ी गांव के बुजुर्गों का कथन था, यानी कि इसमें बच्चों को ये बताया जाता है कि पर्यावरण जो है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, ये आप नीचे देख पा रहे होंगे, उनको फिर मतलब सम्मान वगैरह भी दिया जाता है उनके नाम पर, लोगों को जो पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। उसके बाद है आपका बीजों का प्रकीर्णन। बीजों के प्रकीर्णन से मतलब है जैसे कि बीज आपके देखा होगा आपने आसपास, जैसे कि कभी कभी पौधे मतलब अपने आप ही जम जाते हैं, तो जो बीजों का प्रकीर्णन होता है वो हवा, जल व पशु पक्षियों जीवों द्वारा होता है। ओके, तो यहाँ पे जल, हवा और जीवों द्वारा होता है। जैसे कि मान लो कहीं पे कोई पौधा लगा हुआ, हवा चली और उसके बीज उड़ के आगे कहीं पहुंच गए, फिर वो वहाँ पे लग गए, तो इसको कहते हैं हम बीजों का प्रकीर्णन। ओके, उसके बाद है सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं, छिटक कर बीज बिखर जाते हैं। इस तरीके से ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रकीर्णन होता है। उसके बाद है आपका कि पुर्तगाली लोग मिर्ची दक्षिण अफ्रीका से लाए थे, यानी कि जो मिर्ची है वो अपने यहाँ भारत में नहीं होती थी, तो दक्षिण अफ्रीका से जो पुर्तगाल से हमारे यहाँ जो लोग ट्रेड करने आए थे, व्यापार करने आए थे, वो लोग उस मिर्ची को यहाँ पे लाए थे। उसके बाद है भिंडी, गोभी और मटर भारत में कहाँ से आया, तो ये आपका कहाँ से आया, ये भी आपका अफ्रीका से आया है, और ये को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और चाय असम से लाई गई है और सोयाबीन चीन से। चाय आपकी जो है वो असम में बनती है और सोयाबीन कहाँ से आया है, आपका चीन से आया है। कौन लाया, बैगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर व केला भारतीय हैं, यानी कि ये हमारे इंडियन हैं, है ना। उसके बाद आपको दाने की वाली से अलग करने हेतु थ्रेशर का प्रयोग आपने देखा होगा, यानी कि जो अनाज आपके खेतों में उगाया जाता है उसको अलग करने के लिए, गेहूं है आपके तो धान की भी थ्रेशर हो गई है, तो इस तरीके से अनाज को किस तरीके से वहाँ पे अलग करते हैं हम पौधों से, है ना, तो थ्रेशर के द्वारा। थ्रेशर क्या होता है आप सभी को उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है निष्पावन, यानी कि मतलब अनाज को किस तरीके से आप भूसे से अलग करोगे, किस तरीके से पौधों से अलग करोगे, उसकी सारी क्या है ये विधियां हैं। दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को कौन निष्पावन कहते हैं। ओके,
कुछ कीटहारी पौधे होते हैं जो कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको खा लेते हैं। उसमें आपके 3 पौधे हैं। एक आपका नेफेंथीस है, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यूट्राकालिया, ड्रोरा और बैनस फ्लाईट्रैप भी कीटहारी पौधे हैं। ओके, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो आपका ये पौधा है ये इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो जिसमें इम्पॉर्टेंट है याद रखना वो ये है कि जो नेफेंथीस पौधा है आपका ये इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसको याद रखना, यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, उसके बाद क्या है कि वेलक्रो। वेलक्रो क्या होता है, आपने देखा वो चिप चिप करने वाली आपकी जो सैंडल्स होती है ना, उनको जो चिपकाते हैं उसका जो आविष्कार किया था वो वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में किया था। उन्होंने बीज के हुक व कुत्ते पर बीज चिपके देखे थे। उन्होंने देखा था कि किस तरीके से ये कुत्ते पर चिपक गया है और फिर उसी से आइडिया लेकर उन्होंने किसका आविष्कार कर दिया, वेलक्रो का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है, यानी कि अनियन आपकी जो होती है वो कब होती है, जुलाई में होती है। विलुप्त पौधे 20 प्रजातियां, यानी कि एक्सटिंक्ट प्लांट्स वो होते हैं जो कि विलुप्त हो जाते हैं, जिनकी प्रजातियां अब खत्म हो गई हैं। ओके, तो विलुप्त जीव जो है वो आपका डायनासोर है ना। और विलुप्त पक्षी आपका डोडो पक्षी। डोडो पक्षी आपका कहाँ पाया जाता था, चाइना में पाया जाता था। और चाइना के लोग इसको, ये बहुत ही मतलब शर्मीला सा पक्षी होता था। इसको मतलब उसमें एनसीईआरटी में आपको भी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। तो ये क्या करता था, लोगों को देख के अपनी आंखें बंद कर लेता था। तो उन इसको लगता था कि वो लोग चले गए और वो लोग इसको पकड़ के खा जाते थे। तो इतना मतलब खाया गया कि उसको वहाँ पे अब वो बचे ही नहीं है। उसके बाद है आपका क्रोटोन नामक पौधे द्वारा यह पता करें कि पौधों की सिंचाई अब करनी है। यानी कि क्रोटोन नामक एक जो पौधा पाया जाता है अगर वो मतलब सूखने लगे तो समझ लो वहाँ पे जो खेत है आपका उसमें आपको सिंचाई करनी पड़ेगी अब, है ना। उसके बाद है आपके खाने से रिलेटेड कुछ बिंदु हैं। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली, डोसा, चावल और केरल का टैपियोका हमेशा क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। केरल में क्या खाया जाता है, टैपियोका, नारियल की चटनी, है ना। इडली डोसा केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक का फेमस है। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, लिंग हु फेन कहते हैं। ये 2018 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, लिंग हु फेन कहाँ खाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो आपके कुछ फैक्ट्स हैं इनको, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे इसका जो दूसरा पार्ट है इसमें मैं आपको ये सारे ही नोट्स फटाफट शेयर कर दूँगी। और अगर आपको पढ़ना है तो मैं इसको टेलीग्राम पे भी डाल दूँगी और आप वहाँ से जाके इसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आपका किसी भी तरीके से आपका पेपर निकलना चाहिए, बस मेरी यही कोशिश है एक छोटी सी, कि मैं अपना प्रयास आपके लोगों के लिए करती रहूं। और माफ़ी चाहूँगी कि अगर कुछ आपका समय बर्बाद हुआ हो मेरे किसी वीडियो से। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, और कोशिश रहती है कि जो भी अपने एक्सपीरियंस है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही फटाफट रिवीजन मैंने ट्राई किया आप लोगों को करा दूं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। आपका दिल करे, आपको अच्छा लगे तभी कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को बस ऑल द बेस्ट। 100% मैं बस यही प्रार्थना करूँगी ईश्वर से, आप सब लोगों का पेपर जो है वो एकदम बढ़िया हो जाए और आप सब लोग पास हो, अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।